गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका केडी क्लासेस नई में स्वागत है। तो देखिए बेटा, हम लोग जो है अब जो है बेटा पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन में पार्ट थर्ड में आपको जो है बेटा पढ़ाया जाएगा गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए आपको यह बताया गया भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में जो विलेयता होती है वह भिन्न भिन्न होती है। और ऑक्सीजन गैस जो जल में क्या होती है बेटा, बहुत कम मात्रा में घुलती हैं अर्थात विलेय होती हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जल में क्या होती है बेटा, विलेय होती हैं अर्थात घुलनशील होती हैं। तो यहाँ आपको यह बताया गया बेटा कि 0 डिग्री सी व 1 वायुमंडलीय दाब पर हीलियम गैस का जो अवशोषण गुणांक है 0.009 होता है, 0.009 होता है। इसीलिए विलेयता को, गैसों की द्रव में विलेयता को समझने के लिए हमें आपको पढ़ाया गया बेटा, या हम आप लोग क्या पढ़े, अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक की डिफिनीशन, विलेयता की डिफिनीशन आप लोगों को जो बता दिया गया। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन सॉलिड्स। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं बेटा, या आप ऐसे ही बता सकते हो गैसों की द्रव में विलेयता निम्नलिखित कारकों पर डिपेंड करती है। पहला आप बताएंगे गैसों की प्रकृति, दूसरा विलायक की प्रकृति, तीसरा ताप का प्रभाव, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, अगला आप बता सकते हैं दाब का प्रभाव। क्या बताएंगे? दाब का प्रभाव। देखिए जो गैसों की प्रकृति है, गैसों की प्रकृति जिसे आप कहते हैं नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, तो इसके बारे में हम आप लोग देखिए पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, आप यहाँ यह बताएंगे विलायक से अभिक्रिया करके, गैसों की प्रकृति में आप बताएंगे कि विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करने वाली गैसें, मतलब विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करने वाली गैसें, अर्थात विलायक में आयनित होने वाली गैसें द्रव विलायक में अधिक विलेय होती हैं, द्रव विलायक में अधिक विलेय होती हैं। तो यही आपको बताया गया बेटा, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आप लेते हैं और इसकी जल से अभिक्रिया कराएंगे तो यह जल में विलेय हो जाती हैं, अर्थात ये जल में क्या होती हैं बेटा, आयनित भी हो जाती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। अब इसकी अभिक्रिया आप विलायक अर्थात जल से करा रहे हो, किससे बेटा, जल से करा रहे हो। तो यह जल से क्रिया करके यौगिक का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? यौगिक का। और जब यौगिक का निर्माण करेगा तो वही जो यौगिक होगा बेटा आयनित भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि H2O मतलब जल विलायक है, HCl क्या है बेटा, गैस है। ये गैस क्या होती है, जल में विलेय होगी और विलेय होकर के क्या बनाती है बेटा, यौगिक बनाती हैं। और यह यौगिक जो होता है बेटा आयनित भी हो सकता है। तो जब आयनित होगा तो आपको क्या मिलेगा बेटा, देख रहे हैं H3O प्लस आयन, H3O प्लस आयन प्लस Cl माइनस। तो कहने का मतलब HCl जल से क्रिया करके हाइड्रोनियन आयन देगा और क्लोराइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? क्लोराइड आयन बनाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हो बेटा, जो HCl है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, यह जल में क्या होता है, विलेय होता है। क्या बताया गया? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और HCl
ये सब क्या है बेटा, जल में घुलनशील होती है अर्थात जल में विलय होती हैं। तो आप यहाँ कह रहे हो कि जल में HCl मिल करके क्या बना रहा था, हाइड्रोनियन आयन और क्लोराइड आयन बना रहा है, मतलब यह आयनित हो जाता है। क्या होता है बेटा, आयनित हो जाता है। इसी प्रकार आप ये देखेंगे कि जो अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस, जो अमोनिया गैस होती है बेटा, यह विलायक में क्या होती है, विलय हो जाती है लेकिन आयनित नहीं होती हैं। रिएक्शन आप यहां दे सकते हो, NH3 प्लस H2O, ये विलायक है, यह इससे क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NH4OH बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा बेटा, आयनित होगा। क्या होगा, आयनित होगा। तो यह अमोनियम आयन में परिवर्तित हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन में, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में क्या होगा बेटा, यह आयनित हो जाएगा। इस प्रकार हम आप लोग यहाँ यह बता सकते हैं बेटा कि भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है बेटा, भिन्न भिन्न होती हैं। और इस विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, पहला बेटा गैसों की प्रकृति बताया गया। इस गैसों की प्रकृति में आपको यही बताया गया, विलायक गैस से क्रिया करके यौगिक बनाएगा, अर्थात वह जो यौगिक होगा बेटा आयनित भी हो सकता है। इसके अलावा आपको बताया गया कार्बन डाइऑक्साइड, HCl और अमोनिया। अमोनिया जल में घुल करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा और यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन होकर के अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में क्या होगा, परिवर्तित हो जाता है। ये हम आप लोग बता सकते हैं किसके बारे में, गैसों की प्रकृति के बारे में। ठीक, इसके बाद सेकंड पॉइंट, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में व अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं। कहने का मतलब ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होंगी, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायक में क्या होंगी, घुलनशील होंगी। जैसे आप बता सकते हो HCl और अमोनिया गैसें ध्रुवीय प्रकृति की हैं। कैसे बेटा, ध्रुवीय प्रकृति की गैसें हैं, इसलिए ये जल में अधिक व अध्रुवीय विलायकों में क्या होती है बेटा, कम विलय होती हैं। एक बार फिर समझिए, आपको बताया गया बेटा ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अत्यधिक घुलनशील होती हैं और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं। तो आप बता सकते हो एग्जाम्पल्स, जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और अमोनिया गैस की जो प्रकृति होगी कैसी होगी, ध्रुवीय होगी। इसलिए आप बता सकते हैं ये जल में अत्यधिक घुलनशील होती हैं अर्थात विलयशील होती हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायकों में क्या होती हैं, घुलनशील नहीं होती हैं अर्थात कम घुलनशील होंगी। तो आप विलायक की प्रकृति के बारे में बता सकते हो। इसके बाद हम आप लोग पढ़ेंगे ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए बेटा, अगर मान लीजिए गैस आप ले रहे हैं, इस गैस की क्रिया आप जल से करा रहे हैं, तो हमें आपको क्या प्राप्त होता है बेटा, यौगिक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, यौगिक। तो देखेंगे ताप में अगर वृद्धि करते हैं, क्या करेंगे, ताप में वृद्धि करेंगे। जब ताप में वृद्धि करेंगे तो गैसों की द्रव में विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। ताप में जब वृद्धि करते हैं तो गैसों की द्रव में विलेयता ताप में जब वृद्धि करते हैं तो गैसों की द्रव में विलेयता क्या होगी, घटेगी। गैसों की द्रव में विलेयता क्या होगी बेटा, घटेगी, क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी आप पढ़े होंगे। ऊष्माक्षेपी का मतलब यह होगा बेटा,
ऊष्माक्षेपी अपक्रिया आप बता सकते हैं ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा मुक्त होती है, उसे हम आप लोग ऊष्माक्षेपी कहेंगे। और ऊष्मा शोषी का मतलब आप समझ जाएंगे बेटा, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा ली जाती है अर्थात ऊष्मा ग्रहण की जाती है, उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं, ऊष्मा शोषी कहेंगे। तो आप यहाँ कह सकते हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बेटा कि ताप में अगर वृद्धि करेंगे तो गैसों की द्रव में विलेयता क्या होगी, घटेगी। क्योंकि आप ये बता सकते हो बेटा गैसों की द्रव में विलेयता को समझने के लिए आप जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, अगर इसको जल में आप विलय करते हैं या जल में इसको मिलाते हैं तो कार्बोनिक अम्ल मिलता है। जब कार्बोनिक अम्ल मिलेगा वहाँ पर क्या ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन होगा जिसे आप डेल्टा एस से प्रदर्शित करते हैं। और यह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आप यहाँ बता सकते हैं स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि करने पर, स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि करने पर गैसों की विलेयता क्या होती है, कम हो जाती है। गैसों की विलेयता क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। तो आप यहां समझ गए बेटा ताप के प्रभाव से मतलब, ताप के प्रभाव से मतलब। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, तो यहां कह सकते हो प्रेजेंस ऑफ ठीक, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेज इन सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेज इन सॉल्वेंट। तो विलायक की प्रकृति में आप लोग जो है बेटा यह बताएंगे, यदि विलायक में किसी भी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ को जब आप मिलाते हैं या उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, कम हो जाती है। कहने का मतलब अगर आप किसी विलायक में अन्य कार्बनिक पदार्थ मिलाते हो या उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। ये आप बता सकते हैं बेटा विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति के बारे में। ठीक, नेक्स्ट आप देखेंगे दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, दाब के प्रभाव में आप बताएंगे बेटा जैसे मान लीजिए गैसों की द्रव में विलेयता पर, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दाब का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आप यहाँ बता सकते हैं कि निश्चित टेम्परेचर पर गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन करने पर यह पाया गया बेटा दाब में वृद्धि करने पर विलेयता में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। तो आप यहाँ कह सकते हो जब क्या करेंगे, दाब देंगे तो गैसों की द्रव में विलेयता क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो आप यहाँ एक समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए बेटा एक पात्र आप लेंगे, क्या लेंगे, एक पात्र लेंगे और उस पात्र में क्या लगा रहेगा, पिस्टन लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, पिस्टन। तो उस पात्र में गैस का विलयन लेंगे। अब गैस के साथ क्या होनी चाहिए, साम्यावस्था होनी चाहिए। क्या, साम्यावस्था। अर्थात आप यह कह सकते हो गैस के अवयवीकरण के विलयन में प्रवेश करने की दर व विलयन से बाहर निकलने की दर समान होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जो पात्र आप लेंगे उस पात्र में गैस के प्रवेश करने की दर और उनके निकलने की दर कैसे होनी चाहिए बेटा, बराबर होनी चाहिए। इसी को हम आप लोग क्या कह सकते हैं, साम्यावस्था। तो आपको यही बताया गया, अगर एक पात्र अगर किसी कोई गैस लेते हैं, उस गैस में विलायक को मिलाते हैं और दाब देंगे तो उसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ जाती है। इसीलिए गैस के निकलने
और गैस के प्रवेश करने की जो दर हो वह समान होनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं दाब के प्रभाव से। तो हम आप लोग जो है बेटा देख रहे थे गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। गैसों की प्रकृति, जिसे आप कह रहे हो नेचर ऑफ गैस, विलायक की प्रकृति नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ताप का प्रभाव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेज इन सॉल्वेंट। लास्ट आप बताया गया आपको जो है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव में आपको बताया गया कि अगर गैसों की द्रव में विलेयता या गैस को द्रव में अगर आप विलय कर रहे हैं तो दाब देंगे, प्रेशर देंगे तो विलेयता क्या होगा, बढ़ जाएगी। इसलिए आप एक पात्र लेंगे, उस पात्र में गैस लेंगे और विलायक लेंगे, उस पात्र में गैसों के प्रवेश करने की दर और गैस को बाहर निकलने की दर समान होनी चाहिए, और दाब देंगे तो गैसों की क्या होगी, द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। हम आप लोग जो है इस पार्ट 3 में जो है बेटा पढ़ रहे थे गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।